उस दौरान आपके संगठन का एक तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई थी। जो साथी थे उनके मन में राजनीतिकरण के बीज बोने शुरू हो चुके थे। उन्होंने वो पौधा मन ही मन में कहीं ना कहीं लगा दिया था। तो सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि व्यक्ति को कुछ करने से पहले 100 बारी सोचना। एक दावा किया गया था कि हम गंगा जल से पवित्र करेंगे 67 विधायकों को। चीज़ अपने आप में एक बहुत गलत थी, जिसको मैं आज भी दुखद मानता हूं कि हमारे मुंह से वो चीज़ें निकली। आयोग कईयों के बने हुए हैं, ओबीसी के लिए आयोग बना हुआ है, दूसरों के लिए आयोग, भला तो उनको अभी नहीं हुआ। जितने भी आयोग हमारे हैं उसमें सारे पॉलिटिकल लोग जब घुस जाएंगे तो मैंने कहा ना कि इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं होता, इन लोगों को कोई मायने नहीं होता है कि किसका भला करना है। लोकसभा के आम चुनाव में सीटें भले ही 4 हैं, तो आपके उसका क्या रवैया रहेगा उसके ऊपर? 2024 में तब तक इस जमीन को इतना गर्म कर दिया जाएगा कि हर किसी के नंगे पांव यहाँ पे चुभने लगेंगे। आपको लगता है कि ये सरकार आपकी सुनेगी? पिछली सरकार ने तो सुना नहीं, ये सारी चीजें तो अभी तक सामने आ चुकी हैं। राजनीतिक जो चेष्टा है वो यही है कि मैं दूसरे के सिर पे कंधा पांव रख के मैं आगे बढ़ूंगा और मैं किसी भी दूसरे वर्ग को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। वो हर जाति संप्रदाय को अलग अलग बांट के रखती है। सबसे ज्यादा दिमागी शुद्धिकरण किसका जरूरी है? हर विधायक 5-5, 6-6 लाख रुपए पेंशन लेते, किस बात की? जब समाज सेवा आपने करनी है तो आपको पेंशन किस बात की? इस बार के जो इलेक्शन हुए वो सिर्फ ओपीएस के ऊपर हुए। जिसका पेट भरा है उसको खाना देने की कोशिश हो रही है। देवभूमि स्वर्ण संगठन के नाम से आपकी चीजें आ गई सामने। पहले नहीं तो एक मोर्चा आया करता था, एक दूसरा संगठन साथ में चला करता था, तो ऐसी क्या वजह रही? पिछले आंदोलन जो हुआ उसका जो राजनीतिकरण हुआ, शायद उसका पता कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को था। अभिवादन स्वीकार करें, मैं उदय पठानिया। आपको याद होगा दिसंबर 2021 का शीतकालीन सत्र जो कि धर्मशाला में हुआ था, और रिवायत के मुताबिक शीतकालीन सत्र कई सालों से धर्मशाला में ही होता है। लेकिन 2021 दिसंबर का ये जो शीतकालीन सत्र था, ये कई मायनों में हिमाचल की सियासत को गरमाने वाला था, और इसमें गर्मी पैदा करने की वजह जो थी वो था स्वर्ण समाज का आंदोलन, जो कि आरक्षण के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद किए हुए था। खैर 2021 के बाद 2022 का शीतकालीन सत्र भी हो गया, लेकिन स्वर्ण समाज का जो मुद्दा था वो उस वक्त भी ठंडे बस्ते में रहा, आज तक ठंडे बस्ते में चल रहा है। तो आज हमारे साथ देवभूमि स्वर्ण संगठन के जो अध्यक्ष हैं मदन ठाकुर, वो आज हमारे साथ हैं। तो आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि अब आगे का इनका क्या एक तरह का रूट चार्ट है, किस तरह से इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। ठाकुर साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका। उदय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, और आपके तमाम श्रोताओं को हम लोग नमस्कार, और उम्मीद करते हैं कि वो हमारी आवाज़ जन जन तक पहुंचाने में कोशिश करें। मदन भाई, अभी जिस तरह से आपका आंदोलन था 2021 का था, उसका प्रारूप तो बदला ही, आपके संगठन का प्रारूप भी बदल गया, 2 दड़ों में बंटे थे। अब आपका एक सीधा सा आ गया कि देवभूमि स्वर्ण संगठन के नाम से आपकी चीज़ें आ गई सामने। पहले नहीं तो एक मोर्चा आया करता था, एक दूसरा संगठन साथ में चला करता था, तो ऐसी क्या वजह रही? उदय जी, सबसे पहले 2021 से पहले हम लोग 12 अप्रैल 2021 को मैं क्रमिक अनशन पे थे हम लोग, और उसके बाद 15 अप्रैल 2021 को मैं आमरण अनशन पे बैठा। 20 अप्रैल को हमने विधान सचिवालय का हमने घेराव किया था। उसके बाद ये सारी चीज़ें उत्पन्न हुई कि हम लोग समाज की आवाज़ को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए एक प्लेटफॉर्म बनाएं, स्वर्ण क्षत्रिय संगठन के साथ मिलके, और स्वर्ण मोर्चा बनाकर, जो कि अनऑफिशियली था, उसको रजिस्टर्ड नहीं करवाया गया था। उसके बाद हम लोग इस लड़ाई को लड़ने लगे। उसके बाद मैंने पैदल यात्रा, जो है जैसे कि आप जानते ही हैं कि बहुत बड़ी संख्या में 15 नवंबर 2021 को शिमला से पैदल शव यात्रा हमने हरिद्वार को ले गए। हरिद्वार में शव का दहन करने के बाद गंगाजल वहाँ से लेके हम लोग धर्मशाला सत्र में हम लोग पहुँचे, और वहाँ पे लाखों की संख्या में समाज ने, हमारे लोगों ने, चाहे वो कांग्रेस के थे चाहे बीजेपी के थे, उन सभी ने तहे दिल से, क्योंकि उन्हें एक उम्मीद जगनी शुरू हो गई थी। उन्हें लगा कि नहीं यार, हमारे अधिकारों की बात करने वाले कोई लोग है। तो उन लोगों ने तन मन धन से पहली बार एक ऐसा आंदोलन हुआ होगा जिसमें हर व्यक्ति अपनी जेब से पैसा लगा के धर्मशाला जोरावर सिंह ग्राउंड में पहुंचा। मेरे को मदन, यहाँ पे मैं आपको टुकराऊं, मेरे को यहाँ पे एक बात याद आई कि उस दौरान एक अति उत्साह जो था वो शायद कहीं ना कहीं भारी पड़ा, क्योंकि उस दौरान ये एक दावा किया गया था कि हम गंगा जल से पवित्र करेंगे 67 विधायकों को। एक विधायक आपने छोड़ लिया था, और वो विधायक थे उस दौरान विक्रमादित्य सिंह।
तो आपको लगा नहीं कि ये कुछ ऐसा अति उत्साह में होता जा रहा है कि आप जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें कि हम उनका शुद्धिकरण करेंगे गंगा के साथ? उदय जी, सबसे पहले किसी भी आंदोलन को चलाने के लिए आपकी भाषा शैली, आपको शब्दों की मर्यादा को आपको बहुत अहम रखता है, क्योंकि हमारे साथ हर गरीब व्यक्ति के बच्चे, हर युवा, हर महिला पुरुष हमारे साथ चल रहा था। तो मैंने उस चीज़ को बहुत ऑब्जेक्ट किया था कि हमें इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं करना था कि हम लोग गंगा जल से हर विधायक का स्नान करेंगे। तो वो चीज़ अपने आप में एक बहुत गलत थी, जिसको मैं आज भी दुखद मानता हूँ कि हमारे मुँह से वो चीज़ें निकली। वो चीज़ें बहुत दुखद थी, जिससे तो समाज टूटता है। मैं ये बात मान रहा हूँ कि उस दौरान आपके संगठन का एक तरह से राजनीतिकरण करने की कोशिश हुई थी और वो बाद में भी चली, और आप का जो दूसरा धड़ा था वो चुनाव में भी उतरे। बिल्कुल, हम लोग, मैं अपनी बात कहूँ, मैं बिना राजनीति से इस आंदोलन को लड़ने की चेष्टा में था, क्योंकि इससे पहले मैं, अगर मेरा बैकग्राउंड देखा जाए तो मैं भारतीय जनता पार्टी में था और मैं बहुत बेहतर खुश था, मुझे किसी भी प्रकार की आपत्ति नहीं थी। परंतु जब हमारे अधिकारों की बात आई, बात 20 अप्रैल को जब लोग, मैं आमरण अनशन पे था, जब सरकार ने हमारी बात नहीं मानी, तो गुस्सा इस बात का था कि आज के बाद ना मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी या ना मेरे लिए कोई पार्टी नहीं है, मेरे लिए मेरा समाज है, मेरे लिए मेरे बच्चों के अधिकार है। और जब आप हद से ज़्यादा उत्साहित हो जाते हैं, और इसी ही दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हम लोग इस आंदोलन को जब लेके जा रहे थे, तो हमें नहीं पता कि किसके मन में क्या चेष्टा थी। तो जो साथी थे उनके मन में राजनीतिकरण के बीज बोने शुरू हो चुके थे। उन्होंने वो पौधा मन ही मन में कहीं ना कहीं लगा दिया था, और जिसका परिणाम आप सभी ने देखा है कि 25,000 वोट उसको मिले, तो जो कि सबके लिए दुर्भाग्यपूर्ण रहा, क्योंकि व्यक्ति को कुछ करने से पहले 100 बारी सोचना चाहिए। 25,000 वोट पूरे, जहाँ पे 29 सीटों पे चुनाव लड़ने के बाद 25,000 लोगों ने सिर्फ इस बात का समर्थन किया जो चाहते थे कि राजनीतिकरण। परंतु जब हम 62 लाख लोगों की बात करते हैं और जब राजनीति में आना है, तो आपको हर वर्ग की बात करनी है। बिल्कुल। तो अभी जिस तरह से एक चीज़ अभी आई है कि आप, एक तरह से देखा जाए तो आपका एक नारा है कि जय भवानी, जय दादा परशुराम। पिछली सरकार में तो जय भवानी का ही था, क्योंकि मुख्यमंत्री अकेले थे, राजपूत खाते से जयराम ठाकुर। आज के दौर में माँ भवानी के खाते से अगर कहूँ तो ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, और अगर दादा परशुराम के बारे में बात करूँ तो मुकेश अग्निहोत्री बैठे होंगे। आप तो संबल 2 हैं। आपको लगता है कि ये सरकार आपकी सुनेगी? पिछली सरकार ने तो सुना नहीं। ये सारी चीज़ें तो अभी तक सामने आ चुकी हैं। देवभूमि स्वर्ण संगठन का जो उद्देश्य है, वो बेहतर तरीके से समाज के निर्माण करने के लिए, समाज की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का सबसे प्रमुख है। इसमें हमें तवज्जो इस बात को नहीं देना है कि मैं भवानी, जय माँ भवानी के नारे लगाऊं या जय दादा परशुराम के, क्योंकि मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूँ। और जब मैं हर वर्ग की बात कर रहा हूँ, तो मेरे साथ ब्राह्मण भी है, मेरे साथ क्षत्रिय भी है, मेरे साथ वैश्य भी है, मेरे साथ शूद्र भी है। तो हर एक वर्ग मेरे साथ है, बल्कि शूद्र, आजकल वर्ण व्यवस्था की बात भी चल रही है। तो मैं मानता हूँ कि वर्ण कर्मों के ऊपर है। ये आपको लगता नहीं कि ये जो आरक्षण या फिर जातिवाद की राजनीति है, ये उन्हीं नेताओं की है, देन है, जो कि पिछले कई सालों से हम पे राज कर रहे हैं और आगे भी राज करने की इच्छा रख रहे हैं? तो समाज की जागरूकता ज़रूरी है, आपको लगता है कि प्रथम चरण में, या फिर इन नेताओं की जागरूकता ज़रूरी है जो हम लोगों को जातिगत आधार के ऊपर बांटने की कोशिश करते हैं? सबसे ज़्यादा दिमागी शुद्धिकरण किसका ज़रूरी है? सबसे ज़्यादा दिमागी शुद्धिकरण अगर करना है तो हमें पहले अपने समाज का करना पड़ेगा, जागरूक करना है अपने समाज को। क्योंकि जो राजनीतिक पढ़ाई है, राजनीतिक जो चेष्टा है, वो यही है कि मैं दूसरे के सिर पे कंधा रख, पाँव रख के मैं आगे बढ़ूंगा, और मैं किसी भी दूसरे वर्ग को कभी भी एक नहीं होने दूंगा। वो हर जाति संप्रदाय को अलग अलग बांट के रखती है। वो कभी भी ये नहीं चाहती कि ये राजनीतिक दलों के लिए कभी मुसीबत बने, ये सारे वर्ग इकट्ठे हो जाएं। आपको लगता नहीं कि 68 लोग जो हैं, वो अगर पुरानी जनसंख्या को देखा जाए जो 68 लाख की बताई जाती है, अब तो 1 करोड़ के करीब पहुंचती आई होगी, क्या ये लोग भविष्य तय करेंगे? क्या हम लोगों का कोई दबाव नहीं होगा, एक आम आदमी का कोई दबाव नहीं होगा इस राजनीतिक का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर? उदय जी, दुर्भाग्य इसी बात का है कि हम लोग जिस तरह से कहते हैं कि जीपीए 5 साल में एक बारी मौका आता है हमें साइन करने का, और हम वो जीपीए 5 साल के लिए इनके पास दे देते हैं, और ये कभी भी आपके अधिकारों की बात नहीं करते। ये सिर्फ झूठे लॉलीपॉप देते हैं, बाकी अन्य कोई काम नहीं। जब तक हमारा समाज एक नहीं होगा, जब तक कोई भी वर्ग का व्यक्ति इस बात के लिए बाध्य नहीं होगा कि मुझे, यदि ये विधायक
है, ठीक है, वो सामान्य व्यक्ति है, हर व्यक्ति के लिए वो सामान्य होना चाहिए, परंतु इसके इनकी अधिकार क्या है, इनकी ड्यूटी क्या है हमारे समाज के इन लोगों को वीआईपी कौन बनाता है? फिर ये हम आप लोग ही बना रहे हैं। और जो इनकी योजनाएं हैं, सबसे पहले देखो इस बार भी हम उदय मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा कि इस बार के जो इलेक्शन हुए वो सिर्फ ओपीएस के ऊपर हुए। आज भी भारत की व्यवस्था और राज्य हिमाचल प्रदेश की व्यवस्था ये है कि मेरे लिए क्या मिल रहा है, मेरे बच्चों के लिए क्या मिल रहा है, जिसका पेट भरा है उसको खाना देने की कोशिश हो रही है। इस बार किसी भी इलेक्शन के मैनिफेस्टो में आप किसानों के लिए बात नहीं है, बेरोजगारों की बात नहीं है, महंगाई के लिए बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हर प्रकार के व्यक्ति आज टैक्स दे रहा है। टॉयलेट जाने से लेके सुबह आटा लेने से लेके हर वर्ग का हर चीज़ पे वो टैक्स दे रहा है, और उस टैक्स का पैसा ये लोग अपने लिए अपने हितों को साधने के लिए कर रहे हैं। चाहे वो नई गाड़ियाँ ले लेंगे, चाहे वो अपनी पेंशन बढ़ा लेंगे। अभी बात ये भी हो रही थी कि जो 3,000 रुपया मिलता है उसको कैसे निर्वाहन किया जाना चाहिए, कहाँ से वो पैसा डेवलप किया जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि जितने भी विधायक हैं पूरे भारतवर्ष में, अगर विधायकों की संख्या किया जाए तो 1 लाख से ऊपर होंगे, और हर विधायक हर बारी जीतने के बाद अलग अलग पेंशन उसके साथ ऐड होती रहती है। हर विधायक 5-5, 6-6 लाख रुपया पेंशन लेते हैं। किस बात की? एक आईएएस ऑफिसर बनता है, आईएएस ऑफिसर बनता है। जब आईएएस ऑफिसर पूरे 7-8 साल पूरी मेहनत करने के बाद वो बनता है, और ये लोग सिर्फ वोट लेने के बाद आईएएस ऑफिसर से ऊपर बैठ जाते हैं, और आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा तनख्वाह ये लोग पाते हैं, आईएएस ऑफिसर से ज़्यादा पेंशन ये लोग करते हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब समाज सेवा आपने करनी है तो आपको पेंशन किस बात की? आप वेतन ले सकते हैं, आप 5 साल कार्य कर रहे हैं, वेतन लो, परंतु वेतन में भी कंट्रोल होना चाहिए। सरकारी हम लोगों का टैक्स का पैसा, मैं चाहता हूं कि हमारे समाज से हर वर्ग जो टैक्स दे रहा है वो पैसा एक कंट्रोल्ड हो और देश के निर्माण में के लिए लगाया जाए, ना कि व्यक्ति विशेष के लिए या वीआईपी कल्चर के लिए वो उस पैसे का लगाया जाए। क्योंकि हम लोग पाई पाई लगा के अपना टैक्स देते हैं, हर वर्ग को तैयार करते हैं। हमारे किसानों का शोषण होता है, हम कभी बात नहीं करते। हर वर्ग का शोषण हो रहा है, कभी बात नहीं करते। योग्य बाहर दूसरे मुल्क के लिए हमारे लोग जा रहे हैं, कभी बात नहीं कर पाते। परंतु ये बात इस बारी हम लोग आंदोलन के रूप में हम हर वर्ग से, क्योंकि देवभूमि स्वर्ण संगठन गैर राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ रहा है और लड़ता रहेगा। देवभूमि स्वर्ण संगठन राजनीतिक की बात करिए आपने, सही है कि जो सामाजिक आंदोलन है वो राजनीतिक नहीं होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी हाल ही में आप माननीय शांता कुमार जी से मिले थे, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता है, और उसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि इस बार इनकी जो पद यात्रा जो धर्मशाला से शुरू होगी और दिल्ली तक जाएगी, दिल्ली से वापस उसका समापन शिमला में होगा, तो ये अंधेरा ढलने के बाद ये यात्रा शुरू होगी और मशालें लेकर ये जो लोग हैं वो समाज को जागृत करने के लिए निकलेंगे आरक्षण के खिलाफ। और दूसरी जो मुद्दे हैं स्वर्ण समाज के, सामाजिक जो व्यवस्था का ढांचा है वो तो जिस तरह से पुराने दौर में चला था, क्योंकि तब भी राजा हुआ करते थे, आज की डेट में लोकतंत्र के राजा जो हैं वो यहाँ पे हैं। तो ये नया फंडा क्या आया कि हमने रात को ही निकलना है मशालें उठा के? जो हम लोग आरक्षण रूपी जो राक्षस है उसका अंधेरा जो है वो दिन प्रतिदिन और घना होता जा रहा है। और जो पिछले आंदोलन में हम लोगों ने लोगों को एकत्रित किया था, पिछले आंदोलन में जो लोगों ने एक दिल से हम लोगों का साथ दिया था और उनकी एक उम्मीद हम लोगों ने जगाई थी, और जैसे ही उस आंदोलन का राजनीतिकरण हुआ वो पूरा उनका सपना धराशायी हो चुका था। मैं मदन यहाँ पे आपको टोकूंगा कि ये जिस तरह से पिछली सरकार ने, जयराम सरकार ने ये कहा था कि हम आपको आयोग बना कर देंगे, आयोग का रोक तो ख़त्म नहीं हुआ, और आयोग बन भी जाए तो क्या करेंगे ये लोग, क्योंकि कोई पॉलिसी ऐसी तो बन नहीं पाएगी। आयोग कईयों के बने हुए हैं, ओबीसी के लिए आयोग बना हुआ है, दूसरों के लिए आयोग, भला तो उनको अभी नहीं हुआ। देखिए, हम किस बात के लिए लड़ रहे थे, हमारा मानना है, या हम लोग जिस भी हमारे जितने भी सलाहकार हैं सभी लोग इस बात पे तय करते हैं कि आयोग बनना इसलिए ज़रूरी है, कम से कम जो जनरल क्लास के लोग हैं उनकी पहचान, उनका काउंट, कितने लोग हैं, कितने संख्या है, किस प्रकार के किसान हैं, किस प्रकार के युवा है, किस प्रकार के बेरोजगार है, किस प्रकार के जो पढ़े लिखे हैं वो इंडस्ट्री लगाने के लिए हम लोगों के लिए आज तक किसी ने नीतियाँ नहीं बनाई। आप एक कागज़ उठा लें। आपकी सरकार की बात करता हूँ, आपने शुरुआती दौर में कहा था कि आप बीजेपी के समर्थक रहे हैं जी। बीजेपी की सरकार ने जब ओबीसी का आयोग जो इनका था उसमें जब एडमिनिस्ट्रेटर लगाए
तो वो एक पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स भी हुई और एडमिनिस्ट्रेटिव एडजस्टमेंट्स भी हुई। हालांकि नहीं तो पहले एक दौर हुआ करता था कि पढ़े लिखे IAS रिटायर्ड ऑफिसर जजेस को वहाँ पे लगाया जाता था, क्योंकि वो लोग उन चीज़ों को नीति निर्धारण करने के लिए बड़ी बारीकियों के साथ उनको देख परख लेते थे। तो आपको लगता नहीं कि एक आयोग और भी बनेगा तो सरकार किसी राजपूत ब्राह्मण को एडजस्ट कर देगी पॉलिटिकल खाते से, एक कोई एडमिनिस्ट्रेटर बिठा देगी, उससे सारी चीज़ें हल होंगी क्या? सिर्फ दुख इस बात का है कि हर एक आयोग, चाहे वो OBC आयोग बना, चाहे SC आयोग बना, चाहे जितने भी आयोग हमारे हैं, उसमें सारे पॉलिटिकल लोग जब घुस जाएंगे तो मैंने कहा ना कि इन लोगों को कोई तवज्जो नहीं होता, इन लोगों को कोई मायने नहीं होता है कि किसका भला करना है, किसके लिए नीतियाँ लानी है। आयोग का काम है जो गरीब लोग हैं उनको ऊपर उठाने के लिए नीतियाँ बनाना। अब आप राजनीति में आप लोग जाएंगे नहीं, राजनीतिकरण तो जिस तरह से बात हुई है कि होना भी नहीं चाहिए। 2024 में लोकसभा के आम चुनाव में सीटें भले ही 4 हैं, लेकिन इस बार परिस्थिति ऐसी है कि एक एक सीट पर भी सत्तारूढ़ दल को फोकस करना पड़ेगा जो कि केंद्र में है। तो आपके उसका क्या रवैया रहेगा उसके ऊपर? देखिए, जिस तरह से उदय जी भाई हम लोग इस यात्रा को निकाल रहे हैं, अभी तो ये सिर्फ हम लोग मैसेज दे रहे हैं राज्य केंद्र सरकार तक। लगता है आपको कि ये जो बहरी सियासत के कान हैं ये सुनेंगे आपकी आवाज़ को? जिस दिन समाज एक होगा तो ये रात को भी सुनेंगे, दिन को तो सब सुनते हैं। यहाँ तक तो हिमाचल वाले तो सुन के राजी नहीं। आज की डेट में भी आपके सत्ता परिवर्तन भी हो गया, फिर भी आपका मुद्दा वही बात आ गई ना कि अगर राजपूतों के खाते से सुखविंदर सिंह सुक्खू बैठे हैं, ब्राह्मणों के खाते से मुकेश अग्निहोत्री बैठे हैं, फिर क्या हो गया आप लोगों का? कुछ भी नहीं हुआ। पिछले आंदोलन जो हुआ उसका जो राजनीतिकरण हुआ, शायद उसका पता कहीं ना कहीं राजनीतिक लोगों को था, इसीलिए उन्होंने उस चीज़ को तवज्जो नहीं दिया था। यदि आप पूर्ण रूप से गैर राजनीतिक रूप से इस लड़ाई को लड़ेंगे तो मैं मानता हूं कि कोई माई का लाल नहीं है जो हमारे इस हर वर्ग की जो लड़ाई है, समानता की लड़ाई है, आर्थिक आधार पे आरक्षण की लड़ाई है, एक देश एक झंडा एक संविधान एक आरक्षण की जो बात हम लोग कर रहे हैं वो अवश्य पूरी होगी। हम लोग आर्थिक आधार पे, योग्यता के आधार पे नौकरी की बात कर रहे हैं कि डॉक्टर, अध्यापक, प्रशासनिक सेवा, इंजीनियर, खासकर इनमें 1% भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। उदय जी आप बताएं कि यदि हमारा 40-50-60% वाला अगर जब अध्यापक होगा, क्या उसका पढ़ाया हुआ व्यक्ति या बच्चा 90% ले सकता है? नहीं ले सकता। और कोई भी आप अगर राजनीति पहलू की बात करें तो मैं जितने भी हमारे चाहे मुख्यमंत्री है, चाहे कुछ जितने भी इससे पहले भी रहे या राजनीति में जितने भी, ये लोग कभी भी उस वर्ग के वजह, यदि कोई डॉक्टर आरक्षित वर्ग से लगा है, कभी उसके पास ट्रीटमेंट करवाने नहीं जाते। ये लोग पूरे हॉस्पिटल आरक्षण से भरने की कोशिश कर रहे हैं, ये विद्यालय आरक्षण की वजह से भरने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें कुछ लोग तो काबिल भी होंगे ना। भाई मैं कह रहा हूँ ना कि इन लोगों ने क्या कर दिया, जब ये हर एक जाति का शोषण किया जा रहा है जाति प्रथा के नाम पे, क्योंकि सरकारें कभी नहीं चाहेगी कोई जाति इकट्ठी हो जाए। दूसरा, ये लोग आरक्षण को तवज्जो देंगे, डिवाइड एंड रूल चला है। ये लोग यही चाहते हैं कि लोग कभी इकट्ठे ना हो। और मैं मानता हूँ दूसरे वर्ग में बहुत सारे पढ़े लिखे लोग हैं और वो हमेशा चाहते हैं, वो हर बार चाहते हैं कि उन्हें खुला छोड़े। मैं मानता हूं अध्यापक के लिए खुली रेस लगाई जाए, जो जीतेगा वो पहले आएगा और वो अच्छी शिक्षा व्यवस्था देगा, क्योंकि हमारे लिए शिक्षा बहुत बड़ा स्तंभ है। डॉक्टर, हमारे लाखों लोग मरते हैं, हॉस्पिटल वो चल के जाता है परंतु वापस वो 4 कंधे के ऊपर आता है। तो मैं मानता हूं कि इस प्रकार की व्यवस्था हॉस्पिटल में ना हो। एक गरीब अगर हॉस्पिटल में किसी भी डॉक्टर के पास जाए तो उसे पता हो कि ये मेरा बचाव करके मुझे सही सलामत घर वापस भेजेगा। तो मैं यही मानता हूँ कि यदि देश का विकास करना है तो हमें इन 4 चीज़ों में आरक्षण को हटा के आरक्षण गरीबों को मिलना चाहिए, वो किसी भी जाति का हो, उस पे हमें फोकस करना पड़ेगा। चाहे वो आज नहीं मानते, आने वाले विधानसभा में मुझे लगता है जब लोकसभा के चुनाव होंगे 2024 में, तब तक इस जमीन को इतना गर्म कर दिया जाएगा कि हर किसी के नंगे पांव यहाँ पे चुभने लगेंगे। धन्यवाद मदन हमसे बात करने के लिए। तो ये अभी मदन आपसे बात कर रहे थे। कल इनकी जो जागृति यात्रा है ये धर्मशाला से शुरू होगी शाम को जोरावर सिंह ग्राउंड से, लेकिन इन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उनमें भी नाजायज़ करार नहीं दिया जा सकता, नाजायज़ खिताब नहीं दिया जा सकता। वजह काबिलियत की कमी किसी में भी नहीं है। चाहे आप वर्णागत अवस्था पे भी आ जाओ तब भी हर वर्ण में आपको काबिल लोग मिलेंगे, लेकिन अगर लगातार प्रताड़ना का दौर इसी तरह से जारी रहेगा और इस तरह की सारी चीज़ें चलती रहेंगी तो फिर मेरा नेताओं के साथ ये सवाल रहेगा कि किस समाज की बात करते हैं आप। वो समाज जो आपकी शर्तों के ऊपर चले, वो समाज जो कि पुराने ढर्रे पर चले, तय आप लोगों को करना है। ये हमारी बातचीत कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।